देखिए इस वीडियो में जो है जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं हमारे सिंगली रेनफोर्स सेक्शन के वो डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, और ये जो भी डिस्कस कर रहे हैं हम ये पूरा का पूरा बेस है किस पे, एलएसएम पे। एलएसएम पे बेस्ड है, एलएसएम वाला पहले अपन कवर कर रहे हैं और अभी जो कर रहे हैं हम किसका कर रहे हैं, सिंगली रेनफोर्स्ड सेक्शन का। ठीक, अब सिंगली रेनफोर्स्ड सेक्शन, पहली बात तो सेक्शन क्या होता है, तो सेक्शन देखने के लिए समझने के लिए आप ये मान के चलिए कि यहाँ कोई एक बिम है। अभी कोई भी सेक्शन अपन ले रहा हूँ मैं एज अ बिम को भी मान ले रहा हूँ सेक्शन लेने के लिए। है ना, ये बिम है मान के चलिए। ठीक, इस बिम को मैंने कट किया और या फिर इसका सेक्शन जो लिया, इसका सेक्शन में लूँगा ये वाला। ठीक है, ये बिम का ये वाला सेक्शन में कंसिडर कर रहा हूँ। अब बात आती है, ये बिम हो गया और बिम का मैंने सेक्शन कंसिडर कर लिया। सेक्शन कौन सा कंसिडर करा है मैंने, सेक्शन ये वाला पोर्शन मैंने कंसिडर करा है। इस बिम का ये वाला सेक्शन मैंने कंसिडर करा है। अब पता कैसे चलेगा कि ये जो बिम है या जो भी हमने सेक्शन लिया है वो सिंगली रेनफोर्स्ड है या कुछ और है। तो अभी अपन केवल सिंगल का डिस्कस कर रहे हैं, आगे चल के अपन डबली का भी डिस्कस करेंगे। अभी क्या रहा, सिंगली के बारे में समझिए। सिंगली में होता क्या है कि जो रेनफोर्समेंट रहते हैं हमारे, सिंगली में होता ये है कि जो हमारा रेनफोर्समेंट रहेगा, ठीक है, सिंगली में जो हमारा रेनफोर्समेंट रहता है वो रहता है बॉटम में। बॉटम में क्यों आता है, क्योंकि इसमें जो लोड अप्लाई होगा, इसमें जो हमारा लोड अप्लाई होगा, इसमें जो लोड अप्लाई होगा, एक मिनट कलर चेंज कर लेते हैं। इसमें बिम में जो लोड अप्लाई हो रहा है, बिम में जो लोड अप्लाई हो रहा है वो टॉप से अप्लाई हो रहा है ना। बिम में जो लोड अप्लाई हो रहा है वो कहाँ से अप्लाई हो रहा है, टॉप से अप्लाई हो रहा है, जिसके कारण ये जो बिम है ये इस प्रकार से इसमें शेप में परिवर्तन आएगा। इस प्रकार से ये क्या होगी, डिफ्लेक्ट होगी। इसमें यहाँ टॉप जो फाइबर, इसका टॉप मोस्ट जो फाइबर है, उस टॉप मोस्ट फाइबर में क्या आ रहा है आपका, कंप्रेशन आएगा। इस टॉप मोस्ट फाइबर में क्या आएगा, कंप्रेशन आएगा। और जो बॉटम वाला है ना, जो बॉटम फाइबर है, इसमें क्या आ रहा है आपका, टेंशन आ रहा है। इसमें क्या आ रहा है आपका, टेंशन आ रहा है। अब टेंशन आ रहा है बॉटम में, और हमें पता है कि कंक्रीट जो है वो टेंशन में वीक होता है, इसलिए हमें यहाँ पर जो रेनफोर्समेंट है, इसलिए हमें जो रेनफोर्समेंट है वो कहाँ प्रोवाइड करना है, बॉटम में प्रोवाइड करना है। इसलिए जो रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करना है हमें कहाँ प्रोवाइड करना है, बॉटम में प्रोवाइड करना है। ठीक है, ये रेनफोर्समेंट हमने कहाँ प्रोवाइड कर दिया है, बॉटम में प्रोवाइड किया है। और बॉटम में ही यदि केवल हम रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करें और इस प्रकार का यदि सेक्शन हमें प्राप्त होता है, इस प्रकार का यदि हमें सेक्शन प्राप्त होता है जिसमें केवल और केवल बॉटम में रेनफोर्समेंट दिया गया हो, जिसमें केवल और केवल बॉटम में ही रेनफोर्समेंट दिया गया हो, उस प्रकार के सेक्शन को हम क्या कहते हैं, सिंगली रेनफोर्स्ड सेक्शन कहते हैं। जिसमें बॉटम में ही क्या दिया हो, वो आपका रेनफोर्समेंट दिया हो, बॉटम में ही क्या हो, केवल रेनफोर्समेंट हो, उस प्रकार के सेक्शन को हम क्या कहते हैं, सिंगली रेनफोर्स्ड सेक्शन कहते हैं। केवल कहाँ पर है, आपके बॉटम में अवेलेबल है रेनफोर्समेंट। ठीक है, अब यहाँ पर हम ये मान लेते हैं कि इसकी क्या है, ये न्यूट्रल एक्सिस है। हम ये मान लेते हैं कि क्या है, इसकी ये न्यूट्रल एक्सिस है। ठीक, अब बात करें हम यहाँ पर इसका जो यहाँ पर ये न्यूट्रल एक्सिस है, इसमें किस प्रकार का आपका स्ट्रेस स्ट्रेन या क्या है, इसमें किस प्रकार का आपका वेरिएशन आएगा या लोड किस प्रकार से दिखेगा आपको इसमें, तो मैं यहीं पर ड्रॉ कर दे रहा हूँ इसे, है ना। जो इसका टॉप वाला है, टॉप वाला मतलब ऊपरी जो हिस्सा है न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर वाले पोर्शन में, न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर वाले हिस्से में, मतलब यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर आपको देखने मिलेगा क्या, यहाँ पर जो आपका फोर्स आएगा, कलर चेंज कर लेते हैं।
यहाँ पर हमें कंप्रेशन फोर्स देखने मिलेगा, यहाँ पर हमें कंप्रेशन फोर्स देखने को मिलेगा। इतने पूरे रीजन में हमें न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर जो है कंप्रेशन फोर्स देखने मिलेगा, और इसके बॉटम में यहाँ बॉटम में हमें टेंसाइल फोर्स देखने मिलेगा। ठीक है, किस प्रकार का फोर्स देखने मिलेगा? टेंसाइल फोर्स देखने मिलेगा बॉटम में। क्लियर है? ये सिर्फ आपका कर समझाने के लिए था। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, आप यहाँ पर सेक्शन पे आ जाइए। इसका मतलब ये हो रहा है कि न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर कंप्रेशन आ रहा है, न्यूट्रल एक्सिस के नीचे क्या आ रहा है आपका? टेंसाइल फोर्स लग रहा है। और इस टेंसाइल फोर्स को रेजिस्ट करने के लिए ही हमने क्या करा है? ये रेनफोर्समेंट यहाँ पर हमने प्रोवाइड किया हुआ है। ये रेनफोर्समेंट हमने क्या करा है? प्रोवाइड करके रखा हुआ है। ठीक है, अब बात आती है कि रेनफोर्समेंट का जो डाया होता है वो कितना रहता है, और साथ ही साथ हम इसे इतना ऊंचाई पे क्यों रखते हैं? ये आपको थोड़ी सी इसमें है ना, ये गैप दिख रहा होगा, ये गैप क्यों मेंटेन करते हैं, क्या कारण है, ये सारी चीज़ अपन डिस्कस कर चुके हैं। बट मैं थोड़ा शॉर्ट में यहाँ पर और थोड़ी डिटेल देना चाहता हूँ। ठीक है, तो ये रहता है, मान के चलिए हमारा क्या, ये हो गया डाया। ठीक है, डाया बार फाई से डिनोट करे अपन ने, और ये वाला जो पोर्शन है ये कहलाता है क्लियर कवर। क्लियर कवर, ठीक है। और ये जो है पूरा, ठीक है, इसे मैं इसे पूरा कहते हैं हम ओवरऑल डेप्थ। इसे डी से डिनोट करते हैं। ये क्या कहलाता है आपका? ओवरऑल डेप्थ। इसे कैपिटल डी से डिनोट करते हैं, है ना। और अभी मैं इसका सेक्शन का जो विड्थ है, इस सेक्शन की जो विड्थ है ये भी मैं एज्यूम कर ले रहा हूँ। सेक्शन की जो विड्थ है ये भी मैं क्या कर रहा हूँ? अभी एज्यूम कर ले रहा हूँ। ठीक है, सेक्शन की विड्थ मैंने स्मॉल बी एज्यूम करी है। कुछ बुकों में कैपिटल बी भी दिया रहता है। ठीक है, तो अपन कोई भी एक लेके चलते हैं, स्मॉल बी लेके चल लेते हैं अपन अभी केवल। ठीक है, स्मॉल बी हमने क्या करा है? एज्यूम करा हुआ है। ठीक है, आई होप ये क्लियर दिख रहा होगा आप लोग को, है ना। ये इस प्रकार का है। अब इसमें बात आती है कि एक इफेक्टिव डेप्थ या इफेक्टिव कवर क्या चीज़ होती है। इसमें ये पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि इफेक्टिव डेप्थ या इफेक्टिव कवर क्या चीज़ होती है। तो आप यहाँ पर देखिए, मैं मार्क कर दे रहा हूँ। है ना, ये इसका मिड पॉइंट में दूसरे कलर से लेते हैं। इसका जो रेनफोर्समेंट है, रेनफोर्समेंट का मिड पॉइंट, तो दोनों तरफ कितना हो जाएगा? 5/2 प्लस 5/2 हो जाएगा। दोनों तरफ कितना हो जाएगा? 5/2, और दोनों तरफ 5/2 हो जाएगा। दोनों तरफ हो जाएगा 5/2, और इधर भी जाएगा कितना? 5/2। ठीक, अब ये 5/2 प्लस क्लियर कवर, 5/2 प्लस क्लियर कवर, 5/2 प्लस क्लियर कवर, ये क्या कहलाता है आपका? इफेक्टिव। ये कहलाता है आपका इफेक्टिव कवर। ये कहलाता है आपका इफेक्टिव कवर। इसकी कहाँ जरूरत पड़ेगी? जब अपन डिज़ाइन या फिर एनालाइज करेंगे तब इसकी जरूरत पड़ेगी आपको। क्वेश्चन में इफेक्टिव कवर दिया रहेगा या फिर क्लियर कवर दिया रहेगा, तो यहाँ पर भी आप सब चीज़ समझिए कि इफेक्टिव कवर या क्लियर कवर क्या चीज़ होती है ना। वहाँ पर आपको न्यूमेरिकल में ये इफेक्टिव कवर या फिर क्लियर कवर 2 वर्ड करके दिए रहेंगे, तो आपको अंदाज़ा लग जाना चाहिए कि किस चीज़ के बारे में क्या बात की जा रही है। ठीक है, उसी प्रकार ओवरऑल डेप्थ और इफेक्टिव डेप्थ होता है। अब बात आती है इफेक्टिव डेप्थ क्या होता है ना। बात आती है इफेक्टिव डेप्थ क्या होता है। तो ये जो हाफ बचा हुआ है ना, ये जो हाफ प्लस ये जहाँ तक के इसका टॉप मोस्ट फाइबर है, जहाँ तक इसका टॉप मोस्ट फाइबर है वहाँ तक की दूरी, यहाँ तक की जो दूरी है, ये क्या कहलाता है? आपका इफेक्टिव डेप्थ कहलाता है। ये कहलाता है आपका इफेक्टिव डेप्थ। यानी यदि मैं इसे यहाँ लिखना चाहूँ तो मैं इसे इस प्रकार से लिख सकता हूँ। इफेक्टिव डेप्थ को अपन डिनोट करते हैं स्मॉल डी से। ठीक है, इफेक्टिव डेप्थ को अपन डिनोट करते हैं स्मॉल डी से। ठीक, इसके अंतर्गत क्या आता है आपका?
5/2 और ये जो बची हुई गैप जो डिस्टेंस है वो चीज आती है। ठीक है, इफेक्टिव डेप्थ को अपन किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब ओवरऑल डेप्थ और स्मॉल डी में पूछा जाता है क्या रिलेशन होता है ना, क्वेश्चन पूछा जाता है आपका एमसीक्यू में कि ओवरऑल डेप्थ और स्मॉल डी में क्या रिलेशन है। तो मैं थोड़ा डायग्राम को इससे मिटा देता हूँ यहाँ से। कैपिटल डी इज इक्वल टू होता है स्मॉल डी। स्मॉल डी मतलब ये यहाँ से लेकर ये यहाँ तक की दूरी। ठीक है, ये हो गया स्मॉल डी हो गया, ये हो गया स्मॉल डी। अब ये बचा हुआ दूरी है, कितनी दूरी बची हुई आपकी, इफेक्टिव डेप्थ प्लस कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर, प्लस इफेक्टिव कवर, प्लस इफेक्टिव कवर। ठीक है, ओवरऑल डेप्थ इज इक्वल्स टू इफेक्टिव डेप्थ प्लस इफेक्टिव कवर। या फिर इस प्रकार से भी दिया जाता है इसका रिलेशनशिप, डी प्लस 5/2 प्लस 5 मतलब क्या है पर डाया का आधा। ठीक है, प्लस क्लियर कवर, क्लियर कवर। ठीक है, ये इनके बीच में रिलेशन होता है। इसमें कभी कभी स्मॉल डी से भी रिलेट करके पूछा जाता है कि स्मॉल डी इज इक्वल टू क्या चीज़ होता है एमसीक्यू में। तो आपको ये भी याद रखना है कि डी माइनस 5/2, डी माइनस 5/2 माइनस क्लियर कवर, माइनस क्लियर कवर। या फिर स्मॉल डी इज इक्वल टू होता है डी माइनस इफेक्टिव कवर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है और ये आपके सिलेबस में किया हुआ है। अब बात आती है कि एरिया ऑफ बार, है ना। अब यहाँ जो हमने बार लिए हुए हैं इनका एरिया भी पूछा जाता है, क्वेश्चन में दिया जाता है कि एरिया ऑफ बार कितना रहेगा। तो देखिए इसका जो एरिया निकलता है ना, इनका इन रेनफोर्समेंट का जो एरिया निकलता है यू कहे हम एरिया ऑफ बार जो निकलता है। अभी तो आपको यहाँ 3 रेनफोर्समेंट बार दिख रही है ना, 3 रेनफोर्समेंट बार दिख रही है। हो सकता है कि ये एन हो सकता है कि इनके नंबर ऑफ ज़्यादा हो, इनकी संख्या कैसी हो, ज़्यादा हो, नंबर इनकी क्या हो, ज़्यादा हो। तो अभी मैं पहली बात कर लेता हूँ फर्स्ट बार की, केवल यदि एक सिंगल बार हो तो, है ना, यदि केवल फॉर फॉर 1 बार, केवल एक ही बार के लिए बात कर रहा हूँ मैं। यदि केवल एक ही बार होती तो क्या होता है, इसमें होता आपका 5/4 डाया का स्क्वायर। ठीक है, 5/4 डाया का स्क्वायर, ये सिंगल बार के लिए निकला। ठीक है, यहाँ यदि 3 है तो 3 बार के लिए क्या करेंगे अपन, 3 इंटू 5/4 डाया का स्क्वायर। और यदि यहाँ पर 3 से ज़्यादा मान के चलो n है, n नंबर है, तो n बार के लिए क्या होगा यहाँ पर n इंटू 5/4 डाया का स्क्वायर सॉरी, है ना। ये आपका क्या निकल गया, एरिया ऑफ बार निकल गया। ठीक है, या फिर एरिया ऑफ स्टील भी बोलते हैं। इसे डिनोट करते हैं किससे, AST से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं इसे, AST, एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन। ठीक है, ये हो गया आपका। अब इसके बाद बात आती है कि हमने एक रिलेशन पढ़ा हुआ है किसके बीच में, हमने रिलेशन पढ़ा हुआ था हमारा जो स्टील है, ठीक है, जो हमने स्टील देखा था उसका जो स्ट्रेन होता है वो कितने तक होना चाहिए आपका, तो हमने पढ़ चुका है पिछले प्रीवियस वीडियो में। ठीक है, अब सीधे अपन जो बात कर लेते हैं कि इनका एरिया कितना रहना चाहिए और इसका कर्व किस प्रकार से प्लॉट होता है। ठीक है, इनका एरिया क्या रहता है और इनका कर्व जो होता है वो किस प्रकार प्लॉट होता है। ठीक है, मैं अगेन वही सेम बना लेता हूँ आपका सेक्शन को। ये आपका सेक्शन हो गया, ये मान के चलिए न्यूट्रल एक्सिस है। शेप सर्कुलर शेप है, सर्कुलर शेप समझ के चलिए इसे ना, सर्कुलर शेप है, कंफ्यूज नहीं होना है आपको।
इस जो रेनफोर्समेंट बनाया मैंने सर्कुलर शेप में, एक काम करता हूँ, यहाँ से सर्कल को पिक कर लेता हूँ। ठीक है, ये आपके रेनफोर्समेंट हो गए 3। और ये इनका हो गया मिड पॉइंट, इनका सेंटर है, तो सेंटर से मान के चलो मिड पॉइंट हो गया। और ये डिस्टेंस हो गई स्मॉल डी। ये है स्मॉल टी, ठीक है। और ये कंप्लीट जो होगा कैपिटल डी। और इसे भी मान लीजिए स्मॉल बी है, ये जिसकी विड्थ कितनी है, स्मॉल बी है। अब अपन ने इसका स्ट्रेन कर्व दिखा हुआ है स्टील के लिए, है ना, स्टील का स्ट्रेन कर्व दिखा हुआ है, तो मैं इसे प्लॉट कर देता हूँ यहाँ पर स्ट्रेन कर्व। ठीक है, देखिए जो ये स्ट्रेन कर्व रहता है, ठीक है, स्ट्रेन कर्व आपको दिख रहा है, ये स्ट्रेन कर्व है। ठीक है, स्ट्रेन कर्व की अपर मोस्ट जो जाती है वो लिमिट कितने तक जाती है आपकी, 0.0035 तक जाती है। ये जो स्ट्रेन बना हुआ है यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देना है, क्योंकि थोड़ा सा कर्व मेरा गलत हो गया है, लाइन थोड़ी सी गड़बड़ है मेरी इसमें। चलिए ठीक है, ठीक है, ये आपका ज़ीरो, यहाँ पर कोई भी किसी प्रकार का स्ट्रेन नहीं है, है ना, यहाँ पर किसी भी प्रकार का स्ट्रेन नहीं है, न्यूट्रल एक्सिस पर कोई भी किसी प्रकार का स्ट्रेन अवेलेबल नहीं है। ठीक है, अब ये जो है आपका 0.0035, ये किसका है स्ट्रेन है, ये आपका कंक्रीट का है।
क्योंकि यहाँ पर आपका क्या आ रहा है, कंप्रेशन लग रहा था, तो कंप्रेशन लग रहा है, दैट मीन्स ये कौन सारा कंप्रेशन कौन वहन करेगा, कंक्रीट वहन करेगा। इसलिए न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर जो भी आप स्ट्रेन कर्व बना रहे हैं, जो भी आपने क्या करा है स्ट्रेन कर्व बनाया हुआ है, ये मैक्सिमम टॉप मोस्ट फाइबर पर किसका रिप्रेजेंट करेगा, कंक्रीट का स्ट्रेन रिप्रेजेंट करता है, जो कि कितना होता है 0.0035 होता है। उसी प्रकार ये वाला जो था हमारा न्यूट्रल एक्सिस के नीचे वाला जोन, वो है हमारा टेंशन जोन, टेंसाइल जोन। और ये अजप्शन में हमने ये पढ़ा हुआ है कि जितना भी टेंशन होता है, जितना भी टेंशन फोर्स आएगा या जितना भी टेंसाइल लोड आएगा, वो सारा का सारा रेनफोर्समेंट द्वारा वहन किया जाता है। किसके द्वारा, रेनफोर्समेंट द्वारा वहन किया जाता है। कंक्रीट उसमें पार्टिसिपेट नहीं करता है, ऐसा हम अजप्शन लेके चलते हैं। ठीक है, ऐसा हम क्या करते हैं, एज्यूम करके चलते हैं, मान कर चलते हैं। तो हमारा जो स्टील है, जो हमारा या रेनफोर्समेंट है, उसके लिए अब भी हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा हुआ है कि उसका जो स्ट्रेन होता है वो होता है 0.002 प्लस 0.87 FY डिवाइड बाय ES। ठीक है, तो ये जो इसकी वैल्यू है, ये इसकी वैल्यू ये लिखी हुई है। अब बात आती है कि ये वैल्यू मिनिमम है या मैक्सिमम है कि कैसा क्या है। तो इसकी वैल्यू मैं थोड़ा सा यहाँ डिस्क्राइब कर दूँ आपको कि ये जो वैल्यू होती है ना, ये वैल्यू होती है लेस देन। ठीक है, ये छोटी वैल्यू होती है, इससे ज़्यादा वैल्यू होनी चाहिए, इससे ज़्यादा वैल्यू होनी चाहिए। आपका MCQ में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ना, ये MCQ में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो ये आपकी जो वैल्यू है ये छोटी वैल्यू, इससे ज़्यादा होनी चाहिए आपकी स्ट्रेंथ। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। ठीक, ये MCQ में पूछा जाता है क्वेश्चन, तो आपको ये ध्यान रखना है। अब इसके आगे अपन बात कर लेते हैं कि ये वैल्यू आई कहाँ से है। तो ये आपको मेरे ख्याल से बताने की जरूरत नहीं है, इतना जो पोर्शन है, केवल इतने पोर्शन में थोड़ा सा और एक बार और बता दूँ मैं आपको कि जो 0.87 FY है, उससे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं FY डिवाइड बाय 1.15 इंटू ES, है ना। 1.15 क्या है, लिमिट स्टेट में लिया गया पार्शियल फैक्टर सेफ्टी है, किसके लिए, स्टील के लिए, जिसे हम कन्वर्ट करके 0.87 FY लिख देते हैं। तो एग्जाम में इस प्रकार से भी MCQ पूछा जा सकता है, तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है। ये दोनों ही आंसर आपके करेक्ट होंगे, दोनों जो लिखा हुआ है दोनों ही आंसर आपके करेक्ट होंगे, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। ठीक है, अब ये हो गया आपका क्या, स्ट्रेन कर्व। ठीक है, ये हो गया क्या आपका स्ट्रेन कर्व। इसी प्रकार आपका स्ट्रेस का भी बनेगा, इसी प्रकार आपका क्या बनेगा, स्ट्रेस डायग्राम बनेगा। किसका डायग्राम बनेगा, स्ट्रेस का। तो मैं इसे आगे एक्सटेंड करता हूँ। देखिए इधर साइड तो कितना जाएगा, सीधा रेनफोर्समेंट के कारण जाएगा हमारा 0.87 FY जाएगा। ठीक है, ये हमारा डिज़ाइन स्ट्रेस है, तो डिज़ाइन स्ट्रेस ही हमको यहाँ पर विजिबल होगा, किसमें, स्ट्रेस कर्व में। ये स्ट्रेन कर्व था, ये स्ट्रेस कर्व है। स्ट्रेस कर्व में बॉटम में हम किसको रिप्रेजेंट करते हैं, स्टील को रिप्रेजेंट करते हैं, स्टील का स्ट्रेस रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये कितना है 0.87 FY। ठीक है, इसी प्रकार अब हमें इस न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर, इस न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर किसको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, हमें कंक्रीट का स्ट्रेस रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। और कंक्रीट का स्ट्रेस हमने पढ़ा हुआ है इस प्रकार से, पहले कर्व जाता है। ठीक, पहले कर्व इस प्रकार से जाता है, कहाँ तक के जाता है, अप टू 0.45 FCK। देन उसके बाद ये कितना रहता है स्ट्रेन, यहाँ से हमको स्ट्रेन से कोई मतलब नहीं है। देन उसके बाद हमारी ये जो रेखा स्ट्रेट हो जाती है, सीधी रेखा हो जाती है। और ये जो दूरी होगी, ये जो दूरी होगी, ये वाली दूरी भी कितनी होगी आपकी 0.45 FCK होगी। मतलब स्ट्रेस जो होगा कितना होगा 0.45 FCK ही होगा। ठीक है, अब ये कर्व कैसे आया है, तो आप लोग ये ऐसे ऐसे समझिए, सीधे इस प्रकार का कर्व था हमारा कंक्रीट का स्ट्रेस कर्व। उससे फिर हमने क्या करा था, पार्शियल फैक्टर सेफ्टी लेके हमने इसे शॉर्ट करते 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 हमने कहाँ तक ले आए थे, 0.45 FCK तक ले आए थे, है ना। फिर 0.45 FCK तक ले आए थे, तो फिर उसका जो कर्व था वो हमने कुछ इस प्रकार से आधा लिया था, कहाँ तक के, इसके पिक पॉइंट तक के, जहाँ पर इसकी वैल्यू 0.002 आ रही थी, जहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी आ रही थी 0.002
2 आ रही थी, है ना। ये यहाँ पर कितना था इसका मैक्सिमम स्ट्रेस 0.45 FCK था, 446 FCK या 0.45 FCK था। देन इसके बाद हमने क्या करा था कि ये जो कर्व है इसे इग्नोर कर दिया था हमने, और जिसका मेन वाला जो FCK था, मेन FCK जो कर्व था वहाँ तक के हमने इसे क्या किया था, स्ट्रेट आगे एक्सटेंड किया था, सीधा लीनियर अपन ने क्या करा था, स्ट्रेट लाइन से इसे एक्सटेंड किया था। कहाँ तक एक्सटेंड किया था, इसका जहाँ तक कर्व गया है मेन वाला FCK का, जहाँ तक कर्व गया था वहाँ तक हमने इसे स्ट्रेट एक्सटेंड करा था, और जहाँ पर ही जाके मिला था वो था हमारा 0.0035। ठीक है, तो इसी को मैंने क्या किया है यहाँ पर इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया हुआ है, बस यही सारी चीज़ें। ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको पहले कर्व बताया था, और ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, ये आपका हमेशा इसी प्रकार का, लगभग इसी प्रकार का आपको स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व या डायग्राम बनाने हैं। ठीक है, ये हो गई आपकी डिटेल इसमें। अब बात आती है इसमें कि कितना क्या स्ट्रेस आ रहा है, और इसमें जो सिमेट्रिक रूल लगा के अपन क्या करते हैं, इसका एरिया निकालते हैं। सिमेट्रिक रूल निकाल के, सिमेट्रिक मतलब इसमें सिमेट्रिसिटी लगा करके, है ना, इसमें हम लोग क्या करते हैं, यहाँ जो ये है इसे आगे एक्सटेंड कर देंगे अपन, इसी रेखा को आगे एक्सटेंड करेंगे, तो यहाँ स्ट्रेस हमें कितना मिलेगा, ये स्ट्रेस यहाँ पर जो होगा वो होगा 0.002 होगा। यदि इसे हम आगे एक्सटेंड करें तो यहाँ पर हमें स्ट्रेन कितना मिलेगा, 0.002 मिलेगा कर्व के अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो यहाँ 0.002 मिलेगा। फिर यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, सिमेट्रिक ऑफ ट्रायंगल का लगाते हैं, देन हमें एरिया प्राप्त होता है। तब हमें क्या प्राप्त होता है, एरिया प्राप्त होता है। एक काम करता हूँ, मैं उसे एक्सप्लेन करा ही देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या करना है, 0.002 आ गया, हमें अब क्या करना है, सिमेट्रिक का रूल लगाना है। या फिर एक काम करते हैं, ये यहाँ पर पॉज कर देता हूँ इस वीडियो को, उसे दूसरी वीडियो में कंटिन्यू करवाता हूँ। काफ़ी लंबी हो गई ये वीडियो, दूसरी वीडियो पे कंटिन्यू कराता हूँ उसे मैं। थैंक यू।